Hello students, today's topic of discussion is thickness of the thin film required to get interference। अब तक हम बात करते आ रहे हैं कि थिन फिल्म से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाता है। द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द अपर सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म get superimpose, get overlap, get interfere and produce an interference pattern, and on the screen we get dark and bright fringes। और इसमें हमने ये भी देख लिया था जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो पुअर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो दो सोर्सेज ओवरलैप कर रहे हैं उनमें एम्पलीट्यूड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक एम्पलीट्यूड आपका आया था 92% का, एक आपका पॉइंट समथिंग का आ रहा था। तो 92% में वो पॉइंट ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमें डार्क फ्रिंजेस भी लगभग उतनी ही ब्राइट मिल रही थी जितनी कि ब्राइट फ्रिंजेस थी। तो अब ये देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता कब है, जब दो सोर्सेज कोहेरेंट हो। कोहेरेंट सोर्सेज ओनली कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि अगर कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट या क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिरने के चांसेस हैं वो आपको वहाँ पर चांसेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज में कंडीशन होती है, दे हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो कांस्टेंट पाथ डिफरेंस उनका होता है, तो दैट इज़ अ कंडीशन फॉर अ गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ब्राइट बहुत ब्राइट हो, डार्क बिल्कुल ही डार्क हो, जहाँ पे इंटेंसिटी ज़ीरो हो, तो वो आपको कोहेरेंट सोर्सेज से ही मिलती है। अब कोहेरेंट सोर्सेज को डिफाइन करने के हमारे पास दो तरीके थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक वेदर दे आर टेम्परली कोहेरेंस और स्पेक्ट्रल कोहेरेंस। मतलब कहने का ये है कि वो आपके पास चाहे टेम्परल कोहेरेंस को ओबे कर रहे थे फिनोमिना को, और चाहे आपके सेप्टियल कोहेरेंस को कर रहे थे। तो जब तक वो टेम्पोरली कोहेरेंट या स्पेक्ट्रियल कोहेरेंट थे तब तक वो फेज में थे। याद कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमने जब इंटरफेरेंस की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने इन दोनों फिनोमिनास को स्टडी किया था। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो सोर्सेज अगर ये वाली करेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, टेम्परल कोहेरेंस दिखा रहे हैं, स्पेक्ट्रल कोहेरेंस दिखा रहे हैं, तो वो कोहेरेंट है। तो कोहेरेंट को आप दो तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं या दो तरह से समझ सकते हैं, लेकिन दोनों ही तरीकों में हमने एक ही बात की थी कि हमारे पास दो वेव ट्रेन्स हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये जंप कर गया, एक ट्रेन दे गया हमें, एक इलेक्ट्रॉन हमारा फिर जंप कर गया, ये ट्रेन हमें दे गया। हमें पता है ये जो दोनों ट्रेन्स हैं, ये दोनों वेव्स जो हैं आपकी, ये इतने टाइम तक ही क्या रहेंगी, आपस में कोहेरेंट रहेंगी, आपस में कांस्टेंट फेज में रहेंगी। अब थोड़ी देर के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, यहाँ पर आपको दूसरी वेव ट्रेन मिल गई, यहाँ पर फिर आपको क्या हो गया, दूसरी वेव ट्रेन मिल गई। अब ये दोनों वेव ट्रेन्स फिर आपस में क्या हो जाएंगी, हमारी यहाँ पर कोहेरेंट हो जाएंगी, फेज में सेम में आ जाएंगी। तो आप ये देखिए दोनों वेव ट्रेन्स कितने टाइम तक या कितनी डिस्टेंस तक कोहेरेंस का फिनोमेना शो कर रही हैं। हमें पता है ये जो टेम्पोरल कोहेरेंस, जो टाइम ऑफ कोहेरेंस था या जो कोहेरेंस लेंथ थी बहुत स्मॉल थी, तो इतने छोटे से डिस्टेंस और छोटे से टाइम पीरियड के लिए ही ये दोनों सोर्सेस क्या थे, कोहेरेंट थे। उसके बाद तो जो दूसरी वेव ट्रेन आएगी दोनों सोर्सेज से, वो थोड़े से टाइम के लिए फिर कोहेरेंट रहेगी। तो हमें तो इतने टाइम तक ही कोहेरेंस का फिनोमिना देखने को मिलेगा, यानी कि वो जो टाइम ऑफ कोहेरेंस और कोहेरेंस लेंथ थी वहाँ तक ही हमें इंटरफेरेंस का फिनोमिना देखने को मिलता है, उतने टाइम तक या कहिए उतनी आपकी लेंथ तक। तो अ लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव ट्रेन्स। अब ये वेव ट्रेन्स क्या हैं, आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल पे जंप करेगा तो वो क्या करेगा, वेव्स निकाल देगा, और उन्हीं वेव्स को हम वेव ट्रेन्स कह रहे हैं क्योंकि वो पल्स बहुत छोटे टाइम के लिए निकलती हैं, और वेरी स्मॉल फाइनाइट कोहेरेंट लेंथ, डिस्टेंस लेंथ भी थोड़ी होती है उनकी और टाइम भी कम होता है। इफ दीज वेव ट्रेन्स ऑफ सेम कोहेरेंट टाइम और लेंथ ओवरलैप ओनली देन इंटरफेरेंस कैन टेक प्लेस। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये दो वेव्स ही आपस
जब तक एग्जिस्ट कर रही हैं तब तक ही इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है हमें। अगर ये आपकी गायब हो गई, अगर थोड़ा सा टाइम का आगे पीछे हो गया, या एक वेव ने दूसरी वेव से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो आपस में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ओवरलैप ही नहीं कर पाई, देन दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ध्यान में रखिएगा, these two wave trains are going to overlap। और वेव ट्रेन्स आपको कब मिलेंगी? जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है आप हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप कर रहा है। तो हमें यहाँ से कोहेरेंस को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, अगर आप एक बार रिवाइज कर ले वहाँ से तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट वेव ट्रेन्स हैविंग डिफरेंट कोहेरेंट लेंथ कांट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस एज दे आर अनेबल टू मेंटेन constant phase relation required for the coherent sources। तो coherent sources की कंडीशन या इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? coherent sources। और coherent source की कंडीशन क्या है? कि वो फेज में होने चाहिए, तो कांस्टेंट फेज हो और एम्पलीट्यूड भी सेम हो। ये पॉसिबल तभी है दो कोहेरेंट, यानी कि सोच के देखिएगा कि दो सोर्स हैं आपके पास, उनकी फेज, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो आपका वेरी ना करे, इन दोनों का एम्पलीट्यूड आपका वेरी ना करे। तो ये तो पॉसिबल तभी है ना जब एक वेव ट्रेन और दूसरी वेव ट्रेन आपस में सुपर इम्पोज कर जाएं, तो तभी पॉसिबल ये हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कैसी हैं? कोहेरेंट इन नेचर हैं। इन दोनों की फ्रिक्वेंसीज के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस हो तो हमारे पास ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट कहलाएंगे। इसको थोड़ा सा हम दूसरे वे में समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए ये थी मेरी थिन फिल्म और मेरा पास पहला इलेक्ट्रॉन ये जंप कर गया, मैंने इसको 3 से दिखा दिया। तो ये आपका ये पहला इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, वेव आ गई, और ये वेव आपने थिन फिल्म के ऊपर डाल दी, ये पहुंच गई यहाँ पे। तो ये वेव आ रही थी, थोड़ी देर के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो ये आपकी वेव आ जाएगी। तो भाई लाइट तो ऐसे ही आएगी ना, आपकी रेडिएशन तो यूँ ही मूव करेंगे। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया इतना सा टाइम के लिए, ये वेव मूव कर गई, फिर इतने टाइम के बाद ये वेव आपके पास आ गई सेकंड, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आके रेडिएशन दे गया, ये आपका तीसरा मूव कर गया है। तो आप ये देखिए इस तरह से आपके रेडिएशंस आते हैं। सबसे पहले कौन गिरा यहाँ पर सरफेस के ऊपर? थर्ड, तो थर्ड आगे चला जाएगा ना। फिर कौन गिरा? सेकंड, तो सेकंड यहाँ आ गया। लास्ट में कौन गिरा? फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ आ गया। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ? थर्ड सबसे पहले गिरा था, वो आगे चला गया, सेकंड यहाँ मूव कर गया। ये देख लीजिए ना, सबसे आगे कौन है? थर्ड, तो थर्ड सबसे आगे, बीच में थर्ड के बाद कौन है? सेकंड है। उसके बाद कौन सी वेव डाली थी हमने, कौन से रेडिएशन डाले थे हमने? थर्ड, ये वाली ट्रेन डाली थी, फर्स्ट वाली वेव ट्रेन, तो ये आ गई। तो ये तो रिफ्लेक्शन का काम हो गया, ये हमें समझ में यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, आपकी ये जो वेव ट्रेन्स हैं इनका एक पार्ट तो चला गया यहाँ पे, और एक पार्ट कहाँ चला जाएगा? अंडर ट्रांसमिशन या अंदर रिफ्रैक्शन। तो हमने ये मान लिया ये जा रहा है, और यहाँ पर आपको पता है फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा और फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो आपने देखे 3 ट्रेन ही तो डाली थी ना, 3 वेव ट्रेन ही तो डाली थी, तो जब निकलेंगी तो 3 ही तो निकलेंगी। तो सबसे पहले कौन निकलेगी? जो सबसे पहले डाली थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यही तो होगा यहाँ पे। तो आपने थर्ड डाली थी तो थर्ड ही तो निकलेगी। उसके बाद आपने थर्ड के बाद सेकंड डाली थी, सेकंड निकाल दी। उसके बाद आपने फर्स्ट डाली थी, फर्स्ट निकाल दी। अब हुआ क्या? जब थर्ड यहाँ पहुँची तो उस टाइम थर्ड यहाँ आ गई थी, जब सेकंड यहाँ पहुँची तो सेकंड यहाँ आ चुकी थी, जब फर्स्ट यहाँ पहुँची तो फर्स्ट यहाँ थी। अब आप ये देखिए, आपको जब यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? ये स्टार्टिंग मान लीजिए कि इसका जो कोहेरेंट टाइम है वो T1 है, तो आपको पता है ये दोनों ट्रेन्स तो सेम ही हैं, सेम ही इलेक्ट्रॉन के जंप से तो मिली थी हमें, तो इसका कोहेरेंट टाइम भी कितना होगा? T1 होगा। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलने वाला है T1 टाइम तक, वो इन दोनों वेव ट्रेन्स की ओवरलैपिंग से मिल जाएगा। और इन दोनों वेव ट्रेन्स की खासियत क्या है? खासियत ये है, एक इलेक्ट्रॉन के जंप से ही मिली थी, तो ये दोनों क्या होंगी? फेज के अंदर भी होंगी, बस ये पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए तो कांस्टेंट ही होगा। भाई ये पाथ एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे हम, तो ये दोनों आपस में क्या है? कांस्टेंट
जो है इनके बीच में फेज डिफरेंस है, दूसरा इन दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो जब ओवरलैप करेंगी तो वो एम्पलीट्यूड भी याद कीजिएगा कि ये इसका 4% था, इसका समथिंग 3.65% था, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन में भी कुछ चला गया था। तो यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न T1 टाइम तक जो भी मिलेगा वो थर्ड और थर्ड की ओवरलैपिंग की वजह से मिलेगा। उसके बाद ये ट्रेन तो आपकी पास कर गई आगे। अब सेकंड ट्रेन यहाँ आ जाएगी, इधर की ये सेकंड ट्रेन भी यहाँ आ जाएगी। तो इनका टाइम कंसीडर कर लीजिए कि इनका कोहेरेंट टाइम कितना है, T2 है। ये T2 टाइम तक एग्जिस्ट कर रही हैं, तो T2 टाइम तक हमें यहाँ पर फिर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। और वो किसकी ओवरलैपिंग की वजह से है, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जंप कर गया था, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये तो पहुँच जाएगा यहाँ फर्स्ट ट्रेन, लेकिन ये वाली तो नहीं पहुँची यहाँ पे, ये तो अभी यहीं है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इनकी वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न 1 और 1 ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए, इन वेव ट्रेन्स के लिए तो मिला ना, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है इन केस ऑफ द थिन फिल्म। तो थिन फिल्म के लिए हमें यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। If the film is thin, then the wave train reflected from the upper surface and from the lower surface have maximum chances that same wave train can interfere. For example, here the wave train 2 and 3 get interfere and on screen we have interference pattern. तो देखिए, ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो गया, नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो गया, एंड सेकंड और थर्ड टाइम की ट्रेन के वेव ट्रेन के आपके मैक्सिमम चांसेस हैं दे आर गोइंग टू इंटरफेयर हेयर, और आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। अब आ जाइए कि अगर हमारे पास ये हो जाए, ये केस आ जाए, थिक फिल्म का केस आ जाए, तो वहाँ पर भी देखिए हमने यही काम किया है। आपने थर्ड ट्रेन डाली, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिया, एक रेडिएशन निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिया, एक रेडिएशन मिल गया। सबसे पहले कौन सा गिरा था, थर्ड, तो थर्ड रिफ्लेक्ट हो गया, आगे चली गई ट्रेन। उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन जंप कर गया था, तो रेडिएशन मिल गए थे ये वाले, ये आपके रिफ्लेक्ट हो गए, सेकंड मिल गया। फिर आपका लास्ट में कौन गिरा था, फर्स्ट, तो फर्स्ट रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइट का 4% यहाँ पर हमें यहाँ पे मिल चुका है। ये वेव ट्रेन यहाँ पे भी आ जाएगी, नीचे वाले सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे भी आएगी। अब ये देखिए कितना टाइम लग रहा है इसको यहाँ आने पे, तो अब चांसेस कम हो जाएंगे। चांसेस ये है, यहाँ पर हमने मान ही लिया है बस थोड़ा सा, कि जब थर्ड ट्रेन यहाँ पे पहुँची तो उस टाइम आपकी सरफेस इस थिक फिल्म को क्रॉस करके थर्ड भी पहुँच गई, और चांसेस ये हैं शायद ये यहाँ पर आपकी ओवरलैप हो जाए। अब होगा क्या, सेकंड ट्रेन आगे चली गई, सेकंड ट्रेन यहाँ से निकली नहीं है, दे हैव लेस चांसेस टू गेट इंटरफेयर, क्योंकि सेकंड ये वाली तो भागे जा रही है, अभी पहुँची ही नहीं है, तो ये तो आगे पीछे चलेंगी, और आगे पीछे चलेंगी तो आपके पास ये हो सकता है कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट ट्रेन हो और ये सेकंड ट्रेन हो, और ये कोहेरेंट नहीं है, इनकी ना तो आपकी फेज़ मैच कर रही, फेज़ ही तो मैच करनी चाहिए, इनके बीच का जो फेज़ कांस्टेंट है वो फेज़ डिफरेंस वो कांस्टेंट भी नहीं है। तो अगर ये ओवरलैप कर भी गई तो दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न। सेकंड को क्यों ओवरलैप, तो सेकंड वेव ट्रेन करेगी तब जाके इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा। तो आपकी सेकंड भाग गई है, अभी सेकंड ये वाली आई ही नहीं है, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए थिक फिल्म के अंदर चांसेस बहुत कम हैं कि सेम wave trains are going to interfere after the reflection from the upper surface and from the lower surface. तो अब देखिए कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको। If film is thick, then their reflected wave train from upper and lower surface may have least chances to interfere. इंटरफेरेंस डोंट टेक प्लेस, तो इंटरफेरेंस हो ही नहीं पाएगा। तो थिक फिल्म में ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। Hence, interference can produce only if thin film में is there. तो थिन फिल्म होगी तभी होगा, लेकिन थिन फिल्म की भी कंडीशन है कि वो जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है ना, जो ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्टेड ले आई है और जो नीचे वाले सरफेस से जो आपकी रिफ्लेक्ट होकर ले आई है, उनके बीच में भी जो आपका डिस्टेंस हो, जो पाथ डिफरेंस हो, वो कोहेरेंस लेंथ के इक्वल होना चाहिए।
तो ये कंडीशन थिन फिल्म की क्या है कि ये जो हमारी थिन फिल्म की थिकनेस है ये कोहेरेंस लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर हमारी बात बनेगी। क्योंकि अगर कोहेरेंस लेंथ के इक्वल नहीं हुई तो थर्ड के ऊपर और सेकंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करवा पाएंगी, वो पीछे रह जाएंगी या आगे निकल जाएंगी। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। कोहेरेंस लेंथ तक ही दोनों जो वेव ट्रेन्स हैं वो आपकी कांस्टेंट फेज के अंदर रहेंगी। अगर कोहेरेंस लेंथ से ज़्यादा थिकनेस रख दी तो दे आर नॉट गोइंग टू बी इन द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, वो नहीं रह पाएंगे। रेडिएशन जो है, दोनों रेज जो हैं वो आपके कांस्टेंट फेज डिफरेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो दैट द वेव ट्रेन्स विद द सेम phase or having constant phase difference can superimpose। तो कोहेरेंस लेंथ जितनी ही थिकनेस चाहिए हमें हमारी थिन फिल्म की। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो डेल्टा पाथ डिफरेंस आया था बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म, वो छोटा होना चाहिए या लगभग बराबर होना चाहिए कोहेरेंस लेंथ के, ताकि वो आपकी जल्दी से वेवलेट्स वेव ट्रेन्स बाहर निकल जाएं लोअर लेयर से रिफ्लेक्शन करने के बाद, ताकि जो अपर पोर्शन से रिफ्लेक्ट करके और जो लोअर पोर्शन से रिफ्लेक्ट करके सेम वेव ट्रेन्स आपस में क्या कर सके, सुपर इम्पोज। और वो तभी पॉसिबल है जब आपका जो पाथ डिफरेंस है दोनों वेव ट्रेन्स का किससे कम होगा, आपकी कोहेरेंस लेंथ से कम होगा। कोहेरेंस लेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर 10⁻³ जो आपके पास 10⁻⁻6 मीटर्स के बराबर होना चाहिए फॉर ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। तो यहाँ पर आपका जो थिकनेस है ऑफ द फिल्म शुड बी ऑफ फ्यू हंड्रेड्स माइक्रोमीटर। अब दोबारा देख लीजिए, अब यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं फ्यू हंड्रेड्स माइक्रोमीटर की, यहाँ हम कर रहे हैं मिलीमीटर की। और सॉरी, मिलीमीटर आपका 10⁻³ जो है वो होगा, और मेरा ध्यान माइक्रोमीटर पे चला गया था। और माइक्रोमीटर में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्यू हंड्रेड्स माइक्रोमीटर, और यहाँ हम कह रहे हैं फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर। तो 10⁻³ का ये ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ फ्यू हंड्रेड्स कर रहे हैं। अब हंड्रेड्स अगर हम कह रहे हैं तो मान लो 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, और माइक्रोन्स भी कर दीजिए साथ में, तो 10⁻⁻6 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया 10⁻⁻4। और यहाँ पर आपका फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, तो ये अप्रॉक्सीमेट क्या कर जाएंगे, ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास इक्वल ऑर्डर ही हो जाएगा। हैंस थिक फिल्म आर नॉट यूज टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। क्यों? क्योंकि जो थिक फिल्म है उनके साथ दिक्कत ये आएगी कि कोहेरेंट लेंथ से उनकी थिकनेस हो गई ज़्यादा, तो जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है दोनों सोर्सेज के बीच में वो कोहेरेंस लेंथ से आएगा ज़्यादा। और कोहेरेंस लेंथ से अगर ज़्यादा हो गया तो वो जो वेव ट्रेन्स जो सेम फेज के अंदर थी वो आपस में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द explanation why thin films of a suitable thickness, not of any thickness, is used to produce the interference pattern.